नमस्कार दोस्तों, खौफनाक कहानियों के सफर में रियल हॉरर स्टोरीज चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त कैप्टन सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सत्य घटना पर आधारित कहानी खौफनाक रात के सफर का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। जितना प्यार आपने पार्ट 1 को दिया था, उतना ही प्यार आप इस पार्ट को भी अवश्य देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखकर फिर पार्ट 2 की ओर बढ़े। तो चलिए हम पार्ट 1 में हुई घटनाओं को एक बार क्रमबद्ध तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने सुना था कि मनोज, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी का रहने वाला है, उसका एक दोस्त प्रतापगढ़ जिले में रहता है और उसकी शादी होने वाली थी। उसने मनोज को इनवाइट किया था, इसीलिए मनोज प्रतापगढ़ अपने दोस्त की शादी अटेंड करने जा रहा था। शादी अटेंड करने के लिए पहले वह प्रतापगढ़ पहुंचता है। वहां से उसने एक छोटी बस ली और उस बस के अंदर चलते समय उसको कुछ अद्भुत से एक्सपीरियंस महसूस हो रहे थे, जैसे कि उसे एक आइसक्रीम की रेहड़ी पर एक औरत और एक आदमी दिखाई दिए। थोड़ी देर में बस खराब होने की वजह से वह अपने स्टैंड के लिए पैदल ही चल पड़ा। पैदल चलने के दौरान वही आइसक्रीम की रेहड़ी, वही औरत और उसका बच्चा उसे रास्ते में मिले, जिनको देखकर मनोज बुरी तरह डर गया था। तो चलिए जानते हैं उस खौफनाक रात के सफर में मनोज के साथ आगे क्या डरावने एक्सपीरियंस हुए। तो चलिए सफर को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की ओर, खौफनाक रात के सफर के साथ। मनोज, जो कि पहले से ही डरा हुआ था, उसकी आवाज सुनकर एकदम घबरा कर बोला, कौन हो तुम? और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कोई सीजन है आइसक्रीम बेचने का? तभी वो औरत बोली, अरे साहब, डरते क्यों हो? मैं तो आइसक्रीम बेचने निकली थी, मेरे पति भी मेरे साथ थे। वो अभी अभी आगे ढाबे की ओर गए हैं खाना लेने के लिए। दरअसल मेरे बच्चे को ना जोरों की भूख लग रही थी, उसको खाना लेने के लिए वो अभी अभी ढाबे की ओर गए हैं। ये बेचारा बहुत भूखा है, इसलिए इसी के लिए खाना लेने गए हुए हैं वो। अब मनोज को थोड़ा समझ में आया कि शायद इसीलिए बच्चा बोल रहा था, खाना आ गया, खाना आ गया। मनोज ने अपने आप को समझाया, उफ, मैं भी कितना बेवकूफ हूं यार, जरा सी बात को समझने में कितना डर गया। एक तरफ तो मैं विज्ञान पढ़ता हूं, दूसरी तरफ इन छोटी मोटी बातों में उलझ के रह गया। पर फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, सर्दी का सीजन है, रात में ऐसा हो ही जाता है। चलो मैं इससे एड्रेस पूछ लेता हूँ, आगे का रास्ता पूछ लेता हूँ, शायद ये कुछ मेरी हेल्प कर पाए। मनोज ने उस औरत से आगे का रास्ता पूछा तो वह बोली, अरे साहब, पैदल कहाँ तक चलेंगे आप एक काम कीजिए, आगे ढाबा है, मैं अपना बच्चा आपके साथ भेज देती हूँ, ये आपको ढाबे तक ले जाएगा और वहां पर कोई ना कोई सुविधा आपको मिल जाएगी आपके घर तक पहुंचने के लिए। मनोज, जो कि पहले से ही थका हुआ था, उसे उसका आइडिया अच्छा लगा। वो बोला, ठीक है। फिर उस औरत ने अपने बच्चे से कहा, जा बेटा, साहब को ढाबे तक छोड़कर आ। बच्चा धीरे धीरे मनोज के साथ चलने लगा और मनोज भी आगे बढ़ने लगा। रास्ते में मनोज ने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो बच्चा चल नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। मनोज ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा तब भी उसी तरह से उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा था, बिना हिले डुले
वह आगे बढ़ रहा था। उसकी टांगों में भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। ऐसा देखकर मनोज को अब थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। वह सोचने लगा, कहीं मैं किसी भ्रम में तो नहीं फंसता जा रहा, क्या हो रहा है ये सब। मनोज ने और जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। उसने देखा बच्चा भी उसके पीछे पीछे उसी स्पीड से चलता आ रहा है और उसकी टांगों में कोई हलचल नहीं हो रही। वह ऐसे चल रहा है मानो कि वह धीरे धीरे उड़ता हुआ चल रहा हो। अभी वह कुछ ही देर तक चल पाए थे कि आगे कुछ रोशनी सी नजर आई। मनोज समझ गया कि यही वो ढाबा होगा। बच्चे ने अपने हाथ से इशारा किया और बोला, वो रहा ढाबा, खाना खाना मिलेगा वहीं, ढाबा खाना। मनोज बच्चे की आवाज सुनकर थोड़ा सा हैरान तो हुआ, लेकिन अब उसे ढाबा देखकर कुछ उम्मीद भी जाग रही थी। इसलिए वह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ ढाबे की तरफ पहुंचा। ढाबा कुछ पुराने समय का अवश्य लग रहा था, लेकिन अपने आप में संतुष्ट करने वाला था। वहां पर काफी सारे बर्तन रखे हुए थे। मनोज ने अंदर घुसते ही जो नजारा देखा, उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गया। वहां पर 10-11 लोग बैठे हुए थे और वे सभी गिलास में कोई शरबत टाइप की चीज पी रहे थे। मनोज ने गौर से देखा कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई वाहन नहीं था, क्योंकि ढाबे के आगे कोई भी वाहन नहीं खड़ा हुआ था। अब मनोज का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि ये सभी लोग यहाँ पर आए कैसे होंगे जब कोई वाहन ही यहाँ पर नहीं है। उसने नजर दूसरी ओर दौड़ाई तो सामने एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे 10-11 रेहड़ियां आइसक्रीम की खड़ी थी। ये सब देखकर मनोज का दिमाग एकदम सुन्न सा रह गया। अब मनोज के दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह किसी लूप में या किसी अद्भुत शक्तियों के बीच तो नहीं फंस गया। मनोज ने वापस मुड़कर देखा तो जो बच्चा उसके साथ आया था वह भी गायब था। मनोज को कहानी समझते देर न लगी। वह समझ गया कि अवश्य ही कुछ दाल में काला है, क्योंकि ढाबे में ना तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी और सभी लोग गिलास में कुछ शरबत टाइप का ड्रिंक पी रहे थे। न जाने ये क्या था। मनोज के वहां पहुंचते ही सभी लोगों ने एक साथ मनोज की ओर देखा और सभी लोग एक साथ देखकर बोले, आज के खाने का जुगाड़ हो गया, खाना आ गया, खाना आ गया। यह सुनते के साथ ही मनोज जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगा और जैसे ही वह सड़क पर आया, उसने देखा कि उसके पीछे वे सभी 10-11 लोग अपना अपना गिलास फेंक कर इस कदर भाग रहे हैं जैसे कि वो चल ना रहे हों बल्कि उड़ रहे हों। किसी की भी टांगों में कोई हलचल नहीं थी। मनोज ने और तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसका सांस फूलता जा रहा था, उसका शरीर एकदम सुन्न होता जा रहा था। बर्फ की जैसी ठंडी सांसें उसके दिमाग को सुन्न करती जा रही थी। दिमाग के साथ साथ मनोज की टांगों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन अब सवाल जिंदगी और मौत का था। इसलिए ना चाहते हुए भी मनोज रुक नहीं सकता था। वह और जोर से अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर भागने लगा। तभी पीछे से आवाजें आने लगी, खाना 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 खाना। यूं ही मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसके पीछे 10-11 आइसक्रीम की रेहड़ियां चली आ रही थी, जिन सभी पर एक न एक आदमी खड़ा था और वो तेजी से अपनी रेहड़ी दौड़ाते हुए मनोज के पीछे भाग रहे थे। मनोज भी अपनी पूरी जान लगाकर भागा चला जा रहा था। तभी अचानक मनोज ने सामने कुछ लाइट देखी
लाइट को देखकर मनोज को कुछ उम्मीद जागी कि शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा वो देखकर हैरान रह गया। ये वही औरत थी जिसने अपना बच्चा बेचकर मनोज को ढाबे का पता बताया था। ये आगे बीच रोड पर खड़ी थी अपनी रेहड़ी लेकर। अब आगे एक रेहड़ी जिस पर औरत और वही बच्चा, और पीछे आइसक्रीम की 10-11 रेहड़ी जिस पर सभी वो लोग जो ढाबे में शरबत सा कुछ पी रहे थे। दोनों तरफ से ही ये लोग मनोज के ऊपर हावी होने लगे। अब मनोज को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी उसे अचानक याद आया और वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। दोनों तरफ से आइसक्रीम वाले उसकी ओर बढ़े चले जा रहे थे। मनोज ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। वह गिर चुका था और मन ही मन वह भगवान को याद करने लगा। वह सोचने लगा कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। उसने अपना अंतिम समय निकट मान लिया और वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी वही बच्चा मनोज के पास आकर मनोज की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने ही वाला था, और दांत गड़ाने से पहले वह बोला, खाना मिल गया, खाना मिल गया। ज्यों ही उस बच्चे ने मनोज की गर्दन में दांत गड़ाने की कोशिश की, मनोज बुरी तरह से सदमे के कारण बेहोशी के आगोश में चला गया और वह पूरी तरह से शांत होकर सड़क पर बेढाल होकर लेट गया। सभी लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब मनोज पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर को किसी भी पल छोड़ने वाली थी। तभी वहां एक जोरदार आवाज के साथ अपूर्व शांति हो गई। अगले दिन मनोज की आंखें एक सरकारी हॉस्पिटल में खुली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ है और साथ में बैठा हुआ है उसका दोस्त विकास और उसके घर के 1-2 लोग। मनोज हैरान हो गया कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। उसके दोस्त ने सारी घटना मनोज को कह सुनाई कि कैसे वह हाईवे पर पड़ा हुआ था और किसी हादसे का शिकार हो गया था। शायद किसी लुटेरे ने उसे लूटा होगा या कोई बात हुई थी। फिर बस वाले ड्राइवर और कंडक्टर ने थोड़ी देर में वहां पहुंचकर उसको सड़क के किनारे पड़े हुए पहचान लिया और उसे उठाकर तहसील के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही साथ उन्होंने आसपास के गांवों में ये खबर भी भिजवा दी कि जिस किसी व्यक्ति की शादी होने वाली है 1-2 दिन में, उसके यहाँ कोई बाहर से लड़का आ रहा था और वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। मनोज की खुशकिस्मती थी कि उस समय आसपास के 2-3 गांवों में सिर्फ विकास की ही शादी तय हुई थी और उसी की शादी अगले दिन होनी थी, जिस वजह से विकास के घर संपर्क किया गया। और विकास को जब ये सूचना मिली तो वो तुरंत अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में मनोज को देखकर विकास एकदम हैरान हो गया कि ये घटना इसके साथ कैसे हुई होगी। और फिर सारी रात वहीं बैठकर उन्होंने विकास के होश में आने का इंतजार किया। पुलिस वालों ने मनोज का बयान दर्ज किया और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली, क्योंकि मनोज समझदार था। उसे पता था अगर मैं यह सारी घटना पुलिस को बताऊंगा तो कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा। फिर मनोज ने सारी घटना अपने दोस्त विकास को कह सुनाई
तब कहीं जाकर विकास ने एक किस्सा सुनाया जिसको सुनकर मनोज हक्का बक्का रह गया। विकास ने बताया कि यह लगभग पिछली साल गर्मियों की घटना है, जब हाईवे पर पड़ने वाली एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में आग लग गई थी। वहां पर काम करने वाले वर्कर रात में वहीं सो जाया करते थे, क्योंकि उन गरीबों का और कुछ सहारा भी नहीं था। रात में अचानक लगी आग से कम 1.5 से 2 दर्जन लोग झुलसकर मर गए थे, और अक्सर रात को हाईवे पर आते जाते लोगों को अपनी आइसक्रीम की रेहड़ी के साथ उनकी आत्मा लोगों को नजर आ जाती है, और कई बार उन्हें वश में करके शिकार कर लेती है। इस तरह के रात में कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, इसीलिए रात में उस हाईवे से कोई नहीं गुजरता। यह सुनकर विकास के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि वह कितने बड़े हादसे से बाल बाल बचा है। विकास ने भगवान का धन्यवाद किया और फिर से मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। सभी लोग अस्पताल से मनोज को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए और शादी की धूमधाम में जुट गए। लेकिन मनोज का दिल अब भी कहीं ना कहीं हाईवे की उस घटना की ओर सोचकर बार बार सहम सा जा रहा था, क्योंकि उसको 1% भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसी पारलौकिक शक्तियां भी मौजूद हैं। पर अपने साथ ऐसी घटना होने के बाद आज उसका विश्वास अटूट हो चुका था कि ईश्वर के साथ साथ बुरी शक्तियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? ऐसी ही और अनेकों डर और खौफ से भरी कहानियां सुनने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज को, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस अवश्य लिखें। कहानी को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार की कहानियां तैयार करने में हमें दिल और जान से जुटना पड़ता है, और आपके एक लाइक मात्र से हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी डर और खौफ से भरी हॉरर कहानी में। तब तक के लिए आप अपने होस्ट कैप्टन सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद।